हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। फिर से स्वागत है आज के क्लास में। धातु एवं अधातु लघु उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर जो केमिस्ट्री का दोस्तों वो 3 है। पार्ट 2 ये वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो आपको बता चुका हूं। पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके पार्ट 1 वीडियो देखिए। प्ले लिस्ट में वीडियो है, वो 1 से लेकर 25 तक आपको क्वेश्चन बताया गया था। आज 25 से आगे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो पार्ट 1 वाला जो वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले और उसको भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, और 25 से 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। आयतों के समधिकरण से क्या तात्पर्य या क्या समझते हैं दोस्तों, देख लीजिए। लिखा है, पृथ्वी से निकलने वाले अयस्कों में मिट्टी, तेल आदि जैसी कई अशुद्धियों हटाना अयस्कों का शुद्धिकरण कहा जाता है। जब ये आपको पूछेगा दोस्तों कि ये अयस्कों के शुद्धिकरण किसे कहते हैं, अयस्कों के शुद्धिकरण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पृथ्वी से निकालने वाले अयस्कों में मिट्टी, तेल आदि जैसी कई अशुद्धियां पदार्थ रहती है, उसी अशुद्धियों को जब अयस्कों से निकाला जाता है तो उसी को अयस्कों अशुद्धिकरण कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। लोहे से जंग, जब लोहे में जंग लगता है दोस्तों, उसको बचाने के लिए ताकि ना लगे, तो 2 उपाय आपको पूछ रहा है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। उत्तर, लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए लोहे की वस्तु पर पेंट कर तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर शायद लेपन, करोनियम लेपन, एंडोकरण या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, तो एक वस्तु को पेंट कर सकते हैं, है ना। दूसरा है तेल लगा सकते हैं, ग्रीज लगा सकते हैं, या सद लेपन कर सकते हैं, क्रीमिनियम लेपन कर सकते हैं, इससे भी बचा जा सकता है। एनोडीकरण कर सकते हैं या मिश्र धातु बनाकर आदि उपाय करके ये लोहे को जंग से बचाया जा सकता है, जिससे लोहे का संक्षारण रुक जाता है और लोहे की वस्तु बर्बाद होने से बच जाता है। और संक्षारण क्या होती है, बच जाती है। जंग लगना क्या होती है, इससे बच जाती है सारे प्रक्रिया से, और लोहा जो वस्तु होती है वो बर्बाद होने से बचता है, ठीक है। चलिए समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, तो कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर वे हरे रंग का क्यों होता है। जब कॉपर को खुला वायु में छोड़ा जाता है तो वो हरे रंग का क्यों होता है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों, कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर खुला वायु में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और भूरे रंग की क्या होती है, चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है जब ये कॉपर वायु के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, तो उससे धीरे धीरे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की चमक पड़ जाती है। और हरे रंग की क्या होती है, चमक चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। यह हरा पदार्थ क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हवाई जहाज़ों का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं से क्यों बनाया जाता है, वर्णन करें। बोल रहा है ये हवाई जहाज जो होते हैं दोस्तों, उसका जितने भी पुर्जा यानी जितने भी ढांचा बनाए जाते हैं वह मिश्र धातु से ही बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के मिश्र धातु से ही बनाए जाते हैं। इसका वर्णन कह रहा है करने के लिए क्यों किया जाता है। देख लीजिए, हवाई जहाज का ढांचा एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं डेरिलिनमीन और मैग्नीनियम से निम्नलिखित कारणों से बनाया जाता है। ये क्या लिखा है, नंबर 1, ये अति हल्की मिश्र धातु है जिसका उपेक्षित तत्व घनत्व कम होता है। ये क्या हल्की मिश्र धातु है जिसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। दूसरा, सुचालक होने के कारण विद्युत प्रेषण तारे
इनसे कई बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे इन पर जंग नहीं लगता है, इस पर क्या करता है, जंग नहीं लगता है। चौथा पॉइंट, इन मिश्र धातुओं की कठोरता बहुत अधिक होती है, जंग नहीं लगते इसीलिए भी उसका उपयोग कर सकता है। ये मिश्र धातु की कठोरता बहुत ही मजबूत होती है, जो क्या होती है, चिपक नहीं सकता है, जो तो किसी को लगने से कुछ नहीं हो सकता, किसी भी परिवेश में जाने पर क्या होती है, ये इसमें जंग नहीं लगती है। और पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे आप, पांचवा पॉइंट लिखा है जो ये रसायनों के प्रति बहुत क्रियाशील नहीं है, ये रसायनों के प्रति क्या होते हैं, बहुत क्रियाशील नहीं होता, इसीलिए ये इसका प्रयोग किस में किया जाता है, हवाई जहाजों में किया जाता है, एल्युमिनियम के मिश्र धातुओं का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, सल्फाइड आयस्क के सांद्र के लिए फेन उत्पालन वन विधि का संक्षेपण वर्णन करें, संक्षेपण वर्णन करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए उन्हें खूब महीन पीसकर पाइन के तेल मिले जल के साथ अभी मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झांक पैदा किया जाता है। कह रहा है सल्फाइड अयस्कों के सांद्र करने के लिए जब क्या रहा, सल्फाइड अयस्कों के सांद्र करने के लिए क्या किया जाता है, खूब महीन पीसकर, खूब महीन, उन्हें खूब महीन पीसकर पाइन के तेल मिलाते हैं। किसका तेल मिलाते हैं, पाइन का तेल, साथ मिलाकर हवा के झोंके के द्वारा झाग पैदा किया जाता है। शुद्ध अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है। शुद्ध जो अयस्क होता है दोस्तों, वो झाग के सहारे क्या करते हैं, ऊपर उठ जाते हैं तथा अशुद्धियों की नीचे बैठ जाती है, और जितने भी अशुद्धि अयस्क होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। यह विधि फेन उत्प्लावन विधि कहलाती है, और यही विधि कहलाती है फेन उत्प्लावन विधि। इसका आप चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, देख लीजिए सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाया जाता है, सोडियम या पोटासियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबाया जाता है दोस्तों, पार्ट 1 वाला वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखें जाके जरूर देखिए। देख लीजिए सोडियम संक्रिय धातु है, संक्रिय क्या है, सोडियम जो है संक्रिय धातु है, जो वायु के उपस्थित कोशिका ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम संक्रिय धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से, वायु में जो उपस्थित रहता है दोस्तों ऑक्सीजन, उससे क्रिया करके सोडियम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड तथा हाइड्रोजन उत्पादन करती है। ये जब पानी की अभिक्रिया करती है दोस्तों ऑक्सीजन, तो क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर, सोडियम को वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है, और जब ये सोडियम को खुला में छोड़ दिया जाए दोस्तों, वायु में खुला हुआ छोड़ दिया तो उसमें आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है, जो सुरक्षित रहती है, जो क्या कहते हैं, सुरक्षित रखा रहता है। मिट्टी का तेल बताइए या केरोसिन तेल बताइए, की बात होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, समझेंगे इसको कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है। तो पार्ट 1 का भी वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया गया दोस्तों, नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, वल्वीनीकरण किसे कहते हैं, इस प्रक्रिया में रबर क्या परिवर्तन आते हैं, रबर में क्या परिवर्तन आते हैं। देख लीजिए, सल्फर को प्रकृति रबर के साथ मिश्रित करने की प्रक्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं। सल्फर को प्रकृति रबर के साथ, सल्फर और प्रकृति रबर के साथ अभिक्रिया जब मिश्रण करने की अभिक्रिया को गैल्वीकरण ही कहते हैं। जब प्रकृति रबर को सल्फर से मिलाकर गर्म करते हैं, जब प्रकृति रबर को सल्फर से मिलाकर गर्म किया जाता है तो रबर अधिक कठोर तथा कम लचकदार हो जाता है। कोई भी रबर को दोस्तों, प्रकृति रबर को आप जब उसको गर्म करेंगे तो अधिक कठोर हो जाएगा तथा कम लचकदार हो जाता है। रबर एक बहुलक है, रबर क्या है, एक बहुलक है, जिसमें एक ही तल में अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। क्या है, बहुलक है, जो एक ही तल में अणुओं की सारी लंबी श्रृंखला मौजूद होती है, जिसके
कारण रबर को खींचा जा सकता है, जिस कारण क्या कहते हैं, रबर को खींचा जा सकता है, परंतु सल्फर मिलने से उसका लचीलापन, सल्फर को जब मिलाया जाता है दोस्तों, तो उसका लचीलापन जो होता है समाप्त हो जाता है, लचीलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि सल्फर रबर की श्रृंखला के समान अणुओं के माध्यम आरे बांधे रहते हैं, आरे बांधे। सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कार्बन परमाणु के घूर्णन में भी बाधा डालती है। ये क्या कहती है, जब अणु सल्फर कार्बन परमाणु के घूर्णन में भी ये बाधा डालती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या लिखा है। देखिए, खनिज और अयस्क क्या है, खनिज और अयस्क क्या है, लोहे के दो अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के लिखे। ठीक है, ये दोनों के परिभाषा, खनिज और अयस्क का परिभाषा देना है दोस्तों, और लोहे के दो अयस्क के नाम भी आपको बताना है। देख लीजिए, खनिज, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 1 में आपको बहुत ही साधारण और सरल तरीका से बताया गया है। अगर पार्ट 1 वाला वीडियो आप नहीं देखें, जाके जरूर देखिए। ठीक है, देख लीजिए, खनिज किसे कहते हैं, ऐसे प्रकृति पदार्थ जिसमें धातु अपने यौगिकों के रूप में होती है, धातु अपने यौगिकों के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। जैसे फेल्सपार, अभ्रक, ये क्या है दोस्तों, ये खनिज है। देख लीजिए, अयस्क किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं को निष्कर्षण किया जाता है, अयस्क कहलाता है। इन खनिजों को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, क्या अयस्क कहलाता है। जैसे हेमेटाइट, क्या है, हेमेटाइट बॉक्साइट, ये क्या है, अयस्क है। आपको पूछेगा हेमेटाइट और बॉक्साइट क्या है, तो ये अयस्क है। देख लीजिए, लोहे के दो मुख्य अयस्क के नाम एवं आणविक सूत्र देख लीजिए। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो आपको पूछ देगा हेमेटाइट का सूत्र Fe2O3 होता है। और दूसरा जो है दोस्तों लोहे का अयस्क का नाम, वह आयन प्राइनाइट Fe2 है। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बस बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद क्या लिखा है, विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं, विद्युत अपघटनी शोधन से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए, किस प्रकार लिखेंगे, कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, चांदी, सोना आदि जैसे अनेक पदार्थ का शोधन विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड कहा जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग धातु अपघटन के रूप में होता है। विद्युत अपघटन में जब धातु प्रभावित होती है तो एनोड स्थित शुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाता है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलयशील अशुद्धियों विलय में चली जाती है तथा अविलयशील अशुद्धियों कैथोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जिसे कैथोड अपवर्तक कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्कीम से ले लेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए, उसके बाद क्या लिखा है, एलोक्स स्टील क्या है, किन्हीं दो एलोक स्टील के नाम और उनके संचालन लिखे। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, लोहे के साथ अन्य धातु और अधातुओं को मिलाकर प्राप्त करने की जाने वाली मिश्र धातु स्टील कहलाती है। लोहे के साथ अन्य धातु और अधातु को मिलाकर प्राप्त करने वाली मिश्र धातु को स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। देख लीजिए, इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके स्टील के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्बन स्टील, लोहे और कार्बन का मिश्र धातु कार्बन स्टील कहलाती है। लोहे और कार्बन का मिश्र धातु क्या कहलाती है, कार्बन स्टील कहलाती है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.5% और से लेकर 1.5% तक होती है। कार्बन के अंतरिक्त सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस तथा
मैंगनीज भी होती है, मैंगनीज भी होती है। कार्बन स्टील प्रेंच, कील, गाड़ी की पटरियां, गार्डर तथा मशीनें बनाने में काम आती है। समुद्री जहाज, इमारतें तथा वाहन भी इसी से बनाए जाते हैं। समुद्री जहाज, है ना, समुद्री जहाज तथा वाहन भी इसी से बनाया जाता है। किससे? कार्बन स्टील से, कार्बन स्टील से। ठीक है, नंबर 1 जान लिए। देखिए उसके बाद नंबर 2 लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 2, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या लिखा है? स्टेनलेस स्टील में इसमें क्रोमिनियम, निकिल, तांबा, टनास्टन या बेंडोनियम को मिलाया जाता है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसमें क्रोमिनियम 18% तथा निकेल 8% होता है। यह डेयरी उद्योग, अस्पताल तथा बर्तन तैयार करने में काम आता है। ये डेयरी उद्योग तथा अस्पतालों तक क्या बर्तन तैयार करने में आता है। ठीक है, चलिए दोनों पॉइंट जान लीजिए दोस्तों, स्कीम से ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, धातु क्रम क्या है? इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। धातु क्रम क्या है? इसके विभिन्न चरणों को लिखिए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। धातु क्रम वह विधि है जिसके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु का निकर्षण होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निकर्षण कई चरणों में होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का जो निकर्षण होता है दोस्तों, वो कई प्रकार की तरह होता है और कई चरणों में होता है। चरण नंबर 1 ये लिखा है दोस्तों, अयस्कों का शुद्धिकरण। अयस्क से गैंग को हटाने की प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहते हैं। अयस्कों से गैंग के हटाने की प्रक्रिया को ही शुद्धिकरण कहते हैं। नंबर बी लिखा है दोस्तों आपका, अधातुओं का निकर्षण। इसके लिए इस्पात, भर्जन, अपघटक आदि विधि होता है। ये धातुओं का निकर्षण जो शुद्ध किया जाता है धातु को दोस्तों, उसके लिए निष्पात, भर्जन, अपघटन आदि विधि होती है। और सी लिखा है दोस्तों आपका, क्या लिखा है देख लीजिए, धातुओं का परिसंकरण। अशुद्ध धातुओं को विभिन्न विधियों जैसे विद्युत अपघटनानी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवी नाम लिखिए। इसके कोई 2 उपयोग के लिखिए। एक मिश्र धातु क्या है? मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के अवयवों को नाम लिखिए। इसके 2 उपयोग को बताइए। देख लीजिए, लिखेंगे दोस्तों, यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा तथा अधातु का संभावी मिश्रण है। उदाहरण, पीतल, तांबा तथा जिंक की मिश्रित धातु है। पीतल तथा जिंक का ये क्या है? मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा टील की मिश्र धातु है। टील की मिश्र धातु है। कौन सा? तो ये क्या क्या लिखेंगे? तो ये मैग्नीशियम नामक पदार्थ। देख लीजिए, मैग्नीशियम नामक पदार्थ संघटक। एल्युमिनियम है ना, कितना प्रतिशत रहता है? 95%। मैग्नीशियम यानी Mg जो रहता है दोस्तों, ये 5% रहता है। मैग्नीशियम के उपयोग क्या क्या है? नंबर 1, हल्की तथा कठोर होने के कारण यह हवाई जहाज के भाग बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये मैग्नीशियम मैग्नेलियम के उपयोग जो है हल्की तथा कठोर होने के कारण ये कहते हैं हवाई जहाज के पार्ट पुर्जा बनाने में इसका काम आता है। नंबर 2, यह वाहनों तथा तुलाओं के भाग बनाने में काम आती है। ठीक है, चलिए स्कीम से ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, एल्युमिनियम के प्रयोग को बताइए। एल्युमिनियम के उपयोग को बताइए। एल्युमिनियम क्या क्या उपयोग? देख लीजिए, एल्युमिनियम का उपयोग लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 लिखा है दोस्तों। आप क्या लिखा है देख लीजिए, एल्युमिनियम हल्की धातु होने के कारण हवाई जहाज की बॉडी और मोटर इंजन बनाने में काम आता है। एल्युमिनियम हल्की धातु है दोस्तों, और इसी कारण हवाई जहाज की बॉडी और मोटर इंजन बनाने में काम आती है। ठीक है, यह बर्तन फोटो फ्रेम तथा एल्युमिनियम उपयोग की और अनेक वस्तु बनाने में काम आती है। क्या क्या आती है एल्युमिनियम का उपयोग? यह बर्तन बनाने में, फोटो फ्रेम में जो होता है दोस्तों, है ना, चारों बगल से चारों तरफ जो होता है वही है दोस्तों एल्युमिनियम। तथा घरेलू उपयोग की और अनेक वस्तु बनाए जाती है घरेलू उपयोग का। पॉइंट नंबर 3 लिखा है, यह बिजली का सुचालक होता है। ये क्या होता है? एल्युमिनियम जो होता है तो बिजली का सुचालक होता है। इसीलिए आजकल बिजली के
स्थानांतरण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। स्थानांतरण मतलब तार बनाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को बिजली भेजने के लिए ये एल्युमिनियम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है दोस्तों, एल्युमिनियम की बारीक परतों को खाने का सामान, दवाई की, दूध, बोतलें आदि पैक करने में भी उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम को। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद पचमा पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, एल्युमिनियम पाउडर, सिल्वर पेंट बनाने के काम आते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा है, छठा पॉइंट लिखा है दोस्तों, एल्युमिनियम पाउडर एल्यूमोनी थेरेपी में उपयुक्त होता है। यह प्रक्रम लोहे की पटरियों तथा मशीनों के टूटे भाग को जोड़ने में भी काम आता है। ठीक है, ये सारे उपयोग दोस्तों एल्युमिनियम के। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कॉपी पर उतार के सही से आप नोट करने का कोशिश कीजिए और याद भी कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अयस्क और खनिज में अंतर बताइए। अयस्क और खनिज का परिभाषा जानिए दोस्तों। आपको पूछ रहा है कि अयस्क और खनिज का में अंतर बताइए, दोनों में अंतर क्या, देख लीजिए। खनिज धातुओं के प्रकृति यौगिक को खनिज कहते हैं। खनिज धातुओं के प्रकृति यौगिक को ही खनिज कहते हैं। अधिकोष धातु हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होते हैं। अधिकोष धातु क्या होते हैं, हमें यौगिक के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे तांबा हमें पराराइट या क्यों पराराइट से प्राप्त होता है। अयस्क देख लीजिए, अयस्क में देख लीजिए, अयस्क जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, तो लोहे का क्या है, हेमोटाइट। लोहे का अयस्क क्या है दोस्तों, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा है। लोहे का अयस्क हेमोटाइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ठीक है, चलिए आप दोनों में अंतर समझोगे। आप कितना तक क्वेश्चन जाने, तो 1 से लेकर 25 तक पार्ट 1 वीडियो में जाने आप क्वेश्चन, और पार्ट 2 वाला वीडियो में आज जो आपको पार्ट 2 करा रहे हैं दोस्तों, उसमें 25 से लेकर 39 तक आप क्वेश्चन जाने। सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के नोट बनाइए और याद करने का, समझाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।